हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के इस लेक्चर में आज आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पतले लेंस हेतु अपवर्तन के सूत्र का दूसरा केस यानी कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। इसके अलावा जो इसका पहला केस था जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, ये जो है इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व करा दिया गया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर इसमें जो है इसका दूसरा केस यानी कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले केस 2, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है, माध्यम जो है भिन्न भिन्न या फिर आप अलग अलग बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पर ये एक लेंस दिया गया है, इस प्रकार से ये लेंस हो गया। यहाँ पर ये लेंस जो है ऐसे माध्यम में रखा जा रहा है जहाँ पर इसके बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं। तो अगर माध्यम अलग अलग होंगे तो अपवर्तनांक भी अलग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इस ओर का माध्यम है n1, इसके अलावा लेंस जो है इसका अपवर्तनांक है n2 और इधर बाहर वाले का अपवर्तनांक मान लेते हैं n3। इस प्रकार से मान लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये लेंस का जो है मुख्य अक्ष हो गया। इस लेंस में दो पृष्ठ हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं P1 और इधर वाले पृष्ठ को मान लेते हैं P2। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस लेंस के बाईं ओर जो है एक बिंदु वस्तु यहाँ पर रखी हुई है O। इस प्रकार से ये लेंस है। तो अगर यहाँ पर हम लोग लेंस के इस पृष्ठ यानी कि P2 को अनुपस्थित मान लें, तो अगर ये पृष्ठ अनुपस्थित होगा तो वहाँ पर बिंदु वस्तु O से चलने वाली जो किरणें हैं उनका अपवर्तन जो है पृष्ठ P1 द्वारा होगा। तो यहाँ पर पृष्ठ P1 द्वारा जब बिंदु वस्तु O से चलने वाली किरणों का अपवर्तन होता है तो इसका एक प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा I डैश। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ये प्रतिबिंब जो है इस दूसरे वाले पृष्ठ यानी कि P2 के लिए जो है आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ पर इस पृष्ठ के द्वारा जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं I, ये दूसरा प्रतिबिंब बना है। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है इसके लिए वस्तु का कार्य ये वाला प्रतिबिंब कर रहा है यानी कि पहले वाला। तो अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर वस्तु है तो वस्तु की दूरी u, पहले वाला जो प्रतिबिंब बना था उसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं v डैश, जो बाद में बना है इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर v। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आप लिखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें, आप इसमें बताएंगे कि माना लेंस का अपवर्तनांक n2 है और इसे जो है ऐसे माध्यम में रखा जा रहा है जहां पर लेंस के दोनों ओर का माध्यम जो है अलग अलग है। बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक जो है n3 है। इतना आपको बताना है। इसके अलावा बताएंगे इसमें कि जो लेंस है इसके पृष्ठ P1 और पृष्ठ P2 की वक्रता त्रिज्याएं जो है क्रमशः R1 व R2 है, यानी कि एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको R1 मानना है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पर R2 मान लेना है। इसके अलावा आप बताएंगे इसमें इस लेंस के मुख्य अक्ष पर जो है बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। यदि पृष्ठ P2 को जो है अनुपस्थित मान लिया जाए तो पृष्ठ P1 पर जो है अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर जो है पृष्ठ P2 है तो आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे कि प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है इस फिगर की सहायता से। जैसे आपने ये फिगर तैयार किया है, इसी फिगर की सहायता से आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें आप यहाँ पर बताएंगे कि पृष्ठ P1 पर अपवर्तन के सूत्र से जब इस पृष्ठ P2 को अनुपस्थित मान लिया गया तो अपवर्तन जो है वो पृष्ठ P1 द्वारा हो रहा है। तो इस पर हम लोग यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र यूज करेंगे। तो सूत्र ध्यान दीजिए क्या होता है, सूत्र होता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 - n1/r। ये सूत्र होता है अपवर्तन का। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर
इस समय ये वाला पृष्ठ तो आपका अनुपस्थित है, केवल इधर वाला भाग और ये वाला पृष्ठ कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर अपूर्णांक n1 है और इधर अपूर्णांक n2 है। अभी इस अपूर्णांक से कोई मतलब नहीं है आपका। तो अब ध्यान दीजिए, जब ये वाला सूत्र यूज करेंगे तो यहाँ पर है n2, यहाँ पर आप लिख दीजिए n2 बटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। इस वस्तु के द्वारा जो पहला प्रतिबिंब बना था i डैश, इसकी दूरी थी v डैश, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी v डैश, इसके बाद माइनस n1 बटे वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर भी u है, u लिख दीजिए, बराबर यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे, अब ध्यान दीजिए ये पृष्ठ तो अनुपस्थित है, अपवर्तन P1 के द्वारा हो रहा है, इसकी वक्रता त्रिज्या आपने क्या मानी है R1, तो यहाँ पर आप वक्रता त्रिज्या लिखेंगे R1। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपको बताया गया है यहाँ पर जो प्रतिबिंब I डैश है ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ P2 हेतु आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तो जब यहाँ पर ये जो है आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, इसे आप डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो है आभासी प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, तो इसे आप डॉट डॉट करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब क्या बना I, तो वही यहाँ पर बताया गया कि प्रतिबिंब जो है I प्राप्त होता है। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि पृष्ठ P2 पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अब की बार यहाँ पर आपको पृष्ठ P2 पर जो है अपवर्तन का सूत्र प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर पृष्ठ P2 की बात होगी तो उस समय आपका ये वाला अपवर्तनांक और ये वाला अपवर्तनांक कार्य करेगा, इससे अब की बार कोई मतलब नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर n2 था वहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे n3 बट्टे v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर आपकी प्रतिबिंब ये बना है, इसकी दूरी है v, यहाँ पर हो जाएगा v, इसके बाद माइनस n1, इसकी जगह पे ये यूज होगा यानी कि n2 बटे वस्तु की दूरी। तो इसके लिए वस्तु ये थी, तो इसकी दूरी यहाँ पर हो जाएगी v डैश बराबर n3 माइनस n2 बटे इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी कि R2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ने के लिए याद रखिएगा हमेशा बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ना है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n2 बटे v डैश माइनस n1 बटे u प्लस, इसको जोड़ेंगे आप तो n3 बटे v माइनस n2 बटे v डैश बराबर, इधर ध्यान दीजिए n2 माइनस n1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा R1, इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा n3 माइनस n2 बटे में हो जाएगा R2। कितना हुआ इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिए n2 बट्टे वी डैश से n2 बट्टे वी डैश जो है कैंसिल हो जाएगा। जब ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा n3 बट्टे वी, इसके बाद आप लिखेंगे माइनस n1 बट्टे यू बराबर, यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n1 बट्टे R1। इन दोनों में माइनस कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा n2 माइनस n3 और बट्टे में हो जाएगा R2। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है अपवर्तन का सूत्र आ गया। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, हमेशा फोकस पर बनता है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा,
प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर वस्तु अनंत पर होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो इसका मतलब वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है यहाँ पर, इनफाइनाइट, यानी कि वस्तु की दूरी आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे इनफाइनाइट यानी कि अनंत। और इसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो जब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v, इसका मान हो जाएगा f2, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर। आप इसे चाहे तो f मान लीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना f2 को आप क्या मान लेंगे, f मान लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग मान रखेंगे अब, तो यहाँ पर है n3 बटे v की जगह पे आप f2 भी रख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर f माना है तो यहाँ पर रखिए f। इसके बाद माइनस n1 बटे u की जगह पे आप मान रखेंगे इनफाइनाइट। इसके बाद बराबर यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r1। इसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n3 बटे r2। इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो n1 अपान इनफाइनाइट दिया गया है इसका मान होगा 0। आप यहाँ पर बता सकते हैं क्योंकि n1 अपान इनफाइनाइट बराबर 0, क्योंकि 1 अपान इनफाइनाइट 0 होता है तो n1 अपान इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इसका मान 0 है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर फिर आएगा n3 बटे f बराबर, इधर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r1। इसके बाद माइनस n2 माइनस n3 बटे में हो जाएगा r2। तो ये यहाँ पर जो है फोकस दूरी का सूत्र आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो हम लोग, अगर लेंस जो है किसी ऐसे माध्यम में रखा होगा जहाँ पर उसके दोनों ओर के अपवर्तनांक अलग अलग होंगे और वहाँ पर आपको उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी, तो वहाँ पर जो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा तो वहाँ पर हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर पतले लेंस हेतु अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।